प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे देश का निर्माण हुआ। 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। विभिन्न देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया और विभिन्न देशों के संविधानों के अध्ययन के उपरांत विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों को भारत के संविधान में समाहित किया। उसी क्रम में भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना हमने सबसे पहले अमेरिका के संविधान से ग्रहण की और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, जैसा N.A. पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। इसी प्रकार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान का नोटबुक और राजनीतिक कुंडली के रूप में भी परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी या संविधान निर्मात्री सभा थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना निहित थी। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित किया गया है। हमारे देश के संविधान का क्या आदर्श होगा, हमारे देश के संविधान की शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, हमारे देश के संविधान का स्रोत क्या होगा, हमारे देश के संविधान का स्वरूप क्या होगा, नेचर क्या होगी, हमारे देश के संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इन सब बातों को हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया है और 26 नवंबर 1949 को इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से भारत देश का संविधान लागू होता है। तत्पश्चात हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो संविधान में वर्णित है उसको हम इस रूप में समझते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जो 1976 में पारित हुआ था, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस प्रकार
भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य प्रारूप है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए इसको हमने अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है। यानी 26 नवंबर 1949 को हमने इसे स्वीकार किया है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं जिनको इस रूप में समझा जाता है कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। जैसा कि बच्चों आपको विदित है, भारत के संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है, अर्थात भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित लोगों से बना हुआ संविधान है। दूसरा है भारतीय संविधान की प्रकृति या स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा है संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, भाईचारा। चौथा है लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, इसलिए हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो स्वरूप हैं उसमें संप्रभुता सर्वप्रमुख है, सर्वप्रथम है। संप्रभुता से तात्पर्य होता है कि भारत देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी विदेशी राज्य से संधि और समझौता करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्ति का कोई आधिपत्य नहीं है। हम हमारे समस्त मामलों में, चाहे आंतरिक मामले हों चाहे विदेशी मामले हों, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। समाजवाद से तात्पर्य होता है कि भारत में समस्त लोगों के साथ उत्पादन और वितरण के साधनों को लेकर समान व्यवहार किया जाएगा। हालांकि समाजवादी व्यवस्था यूरोपीय व्यवस्था की देन है, लेकिन हमारी समाजवादी शासन व्यवस्था और यूरोप की शासन व्यवस्था में ये अंतर है कि हमारी यहाँ की जो समाजवादी व्यवस्था है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अर्थात हमने समाजवाद को इस रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली समाजवाद की संज्ञा दी है कि यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार होगा। तीसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि हमारे देश में या हमारे देश के संविधान में यह वर्णित किया गया है कि हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार करने की छूट है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पाठ पूजा कर सकता है। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसा कि आपको विदित है, भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर आधारित है। भारत की शासन व्यवस्था भारत की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। अर्थात जैसा कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन कहते हैं, जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित शासन लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। इसी प्रकार गणराज्य का तात्पर्य होता है
कि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जो राज्य का मुखिया होता है, जिसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिसको भारत में राष्ट्रपति कहा जाता है, वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में है कि वहाँ का राजा वंशानुगत क्रम के आधार पर चुना जाता है, लेकिन भारत की शासन व्यवस्था में यह वर्णित किया गया है कि यहाँ का मुखिया जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य पर आधारित है। तो ये बच्चों, ये थे भारतीय संविधान की प्रकृति या भारतीय संविधान का स्वरूप। नेक्स्ट है संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। इस बात को भी संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है। क्या क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई है। न्याय से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगी। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह का अधिकार होगा, व्यक्ति को रोजी रोटी अपनाने का अधिकार होगा। आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। राजनीतिक समानता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को राजनीतिक मामलों में भी समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक भारत का नागरिक जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, उसको मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने 25 साल की उम्र पूरी कर ली है, उसको लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की आज़ादी है। इसी तरह कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष हो गई है, वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इन सब चुनावों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएं और शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव संविधान में वर्जित माना गया है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है समानता। भारत के संविधान में चाहे प्रस्तावना की बात करें, चाहे मूल अधिकारों की बात करें, अनुच्छेद 14 से 18 जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत के लोगों के लिए समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसी बात को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समाहित किया गया है कि समस्त व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी क्रम में बंधुता या भाईचारे की बात स्वीकार की गई है कि भारत के संविधान में समस्त व्यक्ति भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। इन सब बातों को भारत के संविधान के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू की, हमने इसको स्वीकारा। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था
आत्मार्पित किया था। इसीलिए 26 नवंबर का दिवस भारत के संविधान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद प्रस्तावना का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है प्रस्तावना का। इस संदर्भ में संविधान की प्रस्तावना में उस आधार मूल दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। अर्थात भारतीय संविधान के जो दार्शनिक आधार हैं उनको भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच का उल्लेख है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी आगे की शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार होगा, इन सब बातों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी समप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसी प्रकार पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अंग्रेज राजनीति शास्त्री बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें थी। आपसे कोई ये प्रश्न करे कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है या संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, तो सीधा सा उत्तर है कि अगर मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो अनुच्छेद 32, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। और अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो ये मुख्य रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में मैंने आपको अवगत कराया है। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सादर आमंत्रित हैं। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान का एक भाग के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।